नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पर। बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी 11 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच में है। काफी टाइम से इस नोटिफिकेशन का इंतजार था और अब जल्दी ही आपको शायद अगले महीने आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जल्दी ही इसके पेपर भी करा लिए जाएंगे। बात करें अगर बीएस टेट की, ऑल्दो वो बच्चे जिन्होंने पहले बीएस टेट क्वालिफाई किया है उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नए बच्चे जो अगेन टीआरई 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें बीएस टेट भी क्वालिफाई करना है। तो अगेन बीएस टेट के बारे में अगर हम बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी यहां पे रहेगी, तो यहां पर पहले एज की बात करें अगर हम, तो एज यहां पर जो आपकी रहने वाली है वो है अनारक्षित पुरुष के लिए, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष वर्ग के लिए जो एज लिमिट है वो 37 ईयर्स है, जो है वो 37 साल है। महिलाओं के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से यही जो एज है वो 40 साल है, 3 साल उन्हें ज्यादा मिल रहा है। देन पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए सेम एज है 40 साल। देन अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए ही 40 साल है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है ये अनुसूचित जाति के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल है और अनुसूचित जनजाति दोनों ही पुरुष और महिला वर्ग दोनों के लिए ही 42 साल है। तो इतनी अगर एज ग्रुप के अंदर आप आ रहे हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहां पर ये कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं और इन सब्जेक्ट में अगर हम पॉलिटिकल साइंस यहां पर देखें तो राजनीति शास्त्र सब्जेक्ट कोड नंबर 219 है और इसमें अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहां पे कई सारी क्राइटेरिया दिए हुए हैं। इस पे हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या यहां पर मांगा हुआ है। तो आपका अपने सब्जेक्ट में, जैसे पॉलिटिकल साइंस की हम यहां पे बात करें तो राजनीति शास्त्र में कम से कम 50% अंकों के साथ आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, मतलब आपका मास्टर्स होना चाहिए, एमए होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका बीएड भी यहां पर कंप्लीट होना चाहिए। तो आपका बीएड देन 50% मार्क्स के साथ आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा जो यहां पर क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपने बीएड 2002 से पहले किया हुआ है, यहां पर 2002 से पहले आपने बीएड किया है तो आपके मास्टर्स में यहां पर 45% मार्क्स भी हैं तो भी चलेगा, मतलब एमए में 45%, लेकिन बीएड 2002 से पहले का होना चाहिए या 2002 तक का होना चाहिए। ठीक है। तीसरी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% आपके एमए में होने चाहिए, उसके साथ साथ आपका बीएड या फिर बीएससी एड भी चलेगा, इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, बट आपका मास्टर्स में 50% कम से कम होना चाहिए। तीसरी जो यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि कम से कम 55% आपका होना चाहिए आपके मास्टर्स में और उसके साथ साथ आपका यहां पर 3 वर्षीय जो एकीकृत है बीएड प्लस एमएड जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है दोनों का, ये कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आपका ये दोनों एक साथ है 3 साल वाला बीएड प्लस एमएड, तो फिर आपको यहां पर मास्टर्स में 50 नहीं बल्कि 55% मार्क्स आपके यहां पे होने चाहिए। ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सारा जरूरी नहीं है, इनमें से इन 4 में से कोई एक चीज भी अगर आपके पास है तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। बात करें अगर परीक्षा के पैटर्न की कि क्या परीक्षा किस तरीके से होने वाली है, तो सभी जितने भी प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे। यहां पे एमसीक्यू फॉर्मेट में ये आपके जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सवाल आपका 1 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है किसी भी तरीके की। ठीक है। अगर हम इसमें पैटर्न की बात करें तो यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वहां से 100 सवाल पूछे जाएंगे और जो आपका शिक्षण कला और अन्य दक्षता वाला जो पेपर है वहां से आपका 50 सवाल पूछे जाएंगे। तो 100 सवाल आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, 100 सवाल आपके जो हैं वो अगेन जो है वो एप्टीट्यूड वाले होंगे। ठीक है। इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जो बन रहा है उसमें भी आपको टिक करना है, जो नहीं बन रहा है उसमें भी आपको तुक्का मार के आना है। बात करें अगर पॉलिटिकल साइंस में हम सिलेबस की, तो सिलेबस यहां पर डिफाइंड है और सिलेबस इसका काफी वास्ट है। तो सिलेबस हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सिलेबस देखने में आपको भारी भरकम लगेगा, लेकिन सिलेबस अगेन कोई बहुत ज्यादा ऐसा टफ नहीं है। सवाल पूछने का जो तरीका है वो भी बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चंस ही मेनली पूछे जाते हैं। तो अगर आपने तैयारी की हुई है ढंग से तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। आपका जो पहला यूनिट, यहाँ पे मेनली 15 यूनिट में पूरा का पूरा सिलेबस बटा हुआ है। पहला जो यूनिट है ये राजनीतिक सिद्धांतों का है, पॉलिटिकल थ्योरी का, जिसमें राजनीति शास्त्र, ये राजनीति विज्ञान के जो मतलब है वो पूछे गए हैं। राजनीति शास्त्र, ये राजनीति शास्त्र का जो उद्भव है या किस तरीके से राजनीति शास्त्र का जो डेवलपमेंट हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। देन राजनीति शास्त्र को पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं, पारंपरिक अप्रोच क्या है, देन नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, मतलब नॉर्मेटिव एंड ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या है उसके बारे में पूछा गया है। देन हिस्टोरिकल एनालिटिकल अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, जिसमें अगेन जो है वो व्यवहारवाद है, फिर जो है वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच है डेविड ईस्टन वगैरह की। तो ये सारी तरीके यहाँ पर हैं जिनसे पूछा जाएगा। ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है। सेकेंड यूनिट जो है वो आपका स्टेट एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, राज्य और लोकतंत्र का है, जहां पर पूछा जाएगा कि भाई राज्य किस तरीके से बनता है, राज्य के क्या क्या अंग हैं,
राज्य के क्या क्या फंक्शंस हैं, फिर यहाँ पर कुछ आइडियोलॉजीज भी पूछी जाएंगी, विचारधाराएं, जैसे जो है वो उदारवाद है, मार्क्सवाद है, समाजवाद है, इनसे सवाल आएगा। देन सोवेनिटी, संप्रभुता के जो सिद्धांत है, मोनिस्टिक एंड प्लुरलिस्टिक थ्योरी है सोवेनिटी की। देन कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, जस्टिस, लॉ, इनसे सवाल आएगा। डेमोक्रेसी कितने तरीके की होती है, लोकतंत्र, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है, इस तरीके की जो भी डिफरेंट टाइप्स हैं डेमोक्रेसी के, वहां से सवाल पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, ठीक है, मतलब राजनीतिक दल और दबाव समूह कितने तरीके के होते हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल हैं, इससे सवाल पूछा जाएगा। देन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान से सवाल पूछा जाएगा, संविधान कैसे बना है। देन उसमें जो प्रस्तावना है, संविधान के जो बेसिक फीचर्स हैं, जो उसकी खासियत हैं, जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में है। देन फेडरलिज्म, यहाँ पे संघवाद, सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या संबंध है, मौलिक अधिकार हैं, देन मौलिक कर्तव्य हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करने की क्या क्या प्रक्रिया हैं, कितने तरीके की मेजॉरिटी होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल प्रोसेस में यहाँ पे किस तरीके से भारत की सरकार काम करती है, तो यहाँ पे भारत की विधायिका है, कार्यपालिका है। देन भारत की न्यायपालिका के बारे में सवाल पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ठीक है। भारत में पार्टी सिस्टम कैसा है, वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्या क्या चीजें हैं जो भारत के चुनाव को जो है वो प्रभावित करती हैं, ठीक है। देन भारत में कितने तरीके के जो है वो दबाव समूह हैं, इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल रिफॉर्म, क्या क्या बदलाव लिए गए हैं, जो चुनावी सुधार हैं वो क्या क्या हुए हैं, कब ईवीएम आया, कब वीवीपैट आया, तो वो उससे रिलेटेड सवाल हैं। जितने भी यहाँ पे कमीशन हैं, ठीक है, जितने भी आयोग हैं, चाहे वो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन हो, वित्त आयोग, नीति आयोग, ठीक है, देन यूपीएससी, सीएजी, फिर जो है वो महिला आयोग, एससी एसटी आयोग, ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इसमें इंक्लूडेड हैं। देन इंडियन पॉलिटिक्स की क्या डायनेमिक्स हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, वोटिंग बिहेवियर किन किन चीजों से जो है वो अफेक्ट होता है भारत में, राजनीति में, भारतीय राजनीति में जाति, भाषाई राजनीति, इन सब का क्या जो है वो प्रभाव पड़ता है, ये आज के टाइम पर कितना जो है वो प्रासंगिक हैं, इनसे सवाल आएगा। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, देन जो है वो कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म का जो डिबेट है, देन रीजनलिज्म, ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रीयवाद कि अपने अपने क्षेत्र को लेकर लड़ाई करना, देन उसके बाद जो है वो अलग अलग स्टेट की डिमांड करना कि खालिस्तान दे दो, बोडोलैंड दे दो, ठीक है, द्रविड़स्तान दे दो। देन लैंग्वेज पॉलिटिक्स के अराउंड क्या है कि भाई आपको जो है वो हिंदी आपको नहीं बोलनी है, हमारी भाषा बोलो, अभी तो रिसेंट में चर्चा में भी है, तो अगेन उससे रिलेटेड भी सवाल है। वुमेन इन पॉलिटिक्स, महिलाओं को लेकर क्या राजनीति चलती है, महिलाओं का क्या स्टेटस है भारतीय राजनीति में, कितने % उनका रिप्रेजेंटेशन है, क्या कौन कौन से महिलाओं को लेकर जो है वो आंदोलन हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से सवाल आएंगे। सोशल मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन और जो नव सामाजिक आंदोलन है उनमें क्या फर्क है, ठीक है। देन यूनिट 6 जो है वो आपकी तुलनात्मक राजनीति से रिलेटेड है, तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, उसका क्या दायरा है, क्या क्या तरीके हैं तुलनात्मक राजनीति को पढ़ने के। देन कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, समाजवाद, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर उपनिवेशवाद, यहाँ से सवाल आएगा। पार्टी सिस्टम, प्रेशर ग्रुप, देन पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, ठीक है, राजनीतिक जो है वो मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, देन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इन सब से सवाल आएगा। देन कंपैरेटिव गवर्नमेंट, यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट में दोनों में फर्क होता है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट में एक देश की सरकार, एक देश के संविधान को दूसरे देश के संविधान से तुलना की जाती है। तो यहाँ पर यूके की जो सरकार है वहाँ का संविधान कैसा है, वहाँ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कैसी है, अमेरिका में क्या चीजें हैं, इस तरीके से स्विट्जरलैंड, चाइना, फ्रांस, इनके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। यूनिट 8 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लोक प्रशासन से सवाल पूछा जाएगा, लोक प्रशासन क्या है, उसके क्या मायने हैं, क्या उसका मतलब है। देन यहाँ पर विकास प्रशासन क्या होता है, नव लोक प्रशासन क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब लोक प्रशासन वर्सेस जो है वो लोक प्रशासन बनाम जो प्राइवेट प्रशासन है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। थेरीज कौन कौन सी हैं, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिकल है, देन साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी है, देन उसके बाद जो है वो बिहेवियरल थेरीज आ जाती हैं, इसी में जो है वो ह्यूमन रिलेशन थेरी वगैरह आ जाती हैं, तो उन सबसे सवाल पूछा जाएगा। ब्यूरोक्रेटिक थेरी है, देन न्यू क्लासिकल थेरीज में ह्यूमनिस्टिक थेरी, डिसीजन मेकिंग थेरीज हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की, देन यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, लाइन एंड स्टाफ एजेंसी, इन सब का क्या मायने हैं, या फिर अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या क्या डेफिनेशन दी हैं, क्या किस तरीके से इनको समझाया है। कंटेम्प्रेरी थेरी जैसे इकोलॉजिकल अप्रोच है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, लोक प्रशासन में इन सब के क्या मायने हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, किस तरीके से सरकार प्राइवेट जो उद्योग हैं उनसे मिल के आजकल जो है वो प्रशासन को चलाती है, तो ये सारी चीजें आपकी लोक प्रशासन में आ जाती हैं, ठीक है।
देन अगर हम बात करें यहाँ पे फंक्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसको हम एक बार समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग थ्योरीज हैं हर्बर्ट साइमन वगैरह की, ठीक है। देन कम्युनिकेशन, राजनीति में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में कम्युनिकेशन, मोटिवेशनल थ्योरीज इतनी सारी हैं, मैकग्रॉगर की हैं, देन उसके बाद जो है वो मैस्लो की है, ठीक है, फिर जो है वो मैक्लेलैंड की है। तो इस तरीके से मोटिवेशनल थ्योरीज हैं, जो है वो लीडरशिप स्टाइल है, मोरल है, ठीक है। तो इसके बारे में सवाल है। पर्सनल से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ठीक है, पब्लिक रिलेशन, इन सब का क्या रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल में, किसी भी संस्था में उसके उद्देश्यों को पाने के लिए। करप्शन या भ्रष्टाचार से रिलेटेड किस तरीके से यहाँ पे सेंटर विजिलेंस कमीशन है, देन ओम्बड्समैन है हमारे यहाँ, लोकपाल एंड लोकायुक्त है, ठीक है, ये सारे कार्यालय हैं। बजटरी प्रोसेस हमारे यहाँ कैसा है, बजट कैसे पास होता है, पब्लिक पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी हमारे यहाँ, लोक नीति और उसके बाद वित्तीय नीति किस तरीके से बनती है, दोनों में क्या फर्क होता है, कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है इन सबको, तो वो यहाँ पे आपको समझना है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, कौन कौन सी यहाँ पे अथॉरिटी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है हमारे यहाँ, एनडीए में एक्ट भी है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन है हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ वैधानिक निकाय जो बनते हैं, जो कानून से बनाए जाते हैं, उससे रिलेटेड सवाल यहाँ पे आएंगे। देन 10वीं जो यूनिट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक कानून क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, कि सरकार सारे कानून खुद नहीं बनाती है, मतलब कानून का ढांचा खुद तैयार करती है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या जो बाई लॉज हैं, उसको फिर नीचे की जो अथॉरिटीज हैं, जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह हैं, मतलब जो वहां पर नौकरशाही है, उनको दे दिया जाता है। तो ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। देन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से प्रशासन को कंट्रोल करती है सरकार और किस तरीके से एक दूसरे की जवाबदेही तय करती है, जिससे सरकार यहाँ पर तानाशाही की तरफ ना जाए। पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप कैसा है, पुलिस में क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं उसके अराउंड, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब उससे रिलेटेड यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। यूनिट 11 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, किस तरीके से भारत में इसका पूरा का पूरा जो डिबेट है वो चली, अलग अलग जो कमिटीज़ बनी है यहाँ पे, बलवंत राय मेहता कमेटी, गडगिल कमेटी, जीवी के राव कमेटी, ठीक है, देन अशोक मेहता कमेटी, 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्या क्या उसके फंक्शन है, कैसे वो बनता है। देन 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अर्बन लोकल बॉडीज़ में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, इनके बारे में सवाल आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपका सवाल आएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो अगेन 73वें और 74वें संविधान संशोधन में ही मेंशन है, तो वहां से सवाल आएगा। तो ये पूरा का पूरा एक ही टॉपिक है। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये एक अलग से यूनिट है, नहीं यार, ये एक ही टॉपिक है। जब हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं तो वो एक टॉपिक है, इसी को बस इन्होंने छोटा छोटा और तोड़ दिया है। तो देख के आपको लगेगा कि सिलेबस कितना भारी भरकम है, अरे कैसे कवर होगा, कैसे कवर होगा, नहीं, एक टॉपिक है ये पूरा का पूरा। ये 2 क्लास में 2 घंटे से 3 घंटे में निपट जाता है, अगर कोई टीचर यहाँ पे पढ़ाता है तो ढंग से, तो ठीक है, तो 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम, ठीक, बहुत खींच के 3 घंटे, इतने में पूरा का पूरा टॉपिक निपट जाएगा और आपको इन्होंने यूनिट के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट अगर हम यहाँ पे देखें तो मनु, देन जो है वो शुक्र नीति है, शांति पर्व है, कौटिल्य, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, इनसे रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में आप देखो तो प्लेटो, फिर उनका जस्टिस का, एजुकेशन का, देन आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट के क्या कॉन्सेप्ट हैं, अरस्तु के बारे में पूछा जाएगा, स्लेवरी, सिटीजनशिप, रेवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड क्रिटिक ऑफ प्लेटो, प्लेटो की आलोचना, उन सब पे से सवाल है, ठीक है। मैकियावली से रिलेटेड क्वेश्चन है, हॉब्स, लॉक, रूसो पूछा जाएगा, ये तीनों के तीनों जो है वो सामाजिक अनुबंधवादी हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं। मिल पर सवाल आएगा, कार्ल मार्क्स, हाना आरेंट, जॉन रॉल्स, ठीक है। देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यहाँ पे जो है वो क्या होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या मतलब है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए क्या क्या अप्रोचेस होती हैं, कि भाई आदर्शवादी अप्रोच है, यथार्थवादी अप्रोच है, ठीक है, मार्क्सवादी अप्रोच है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो यहाँ पर भी नारीवादी अप्रोच चलती है, तो इस तरीके से रियलिस्ट, नॉन रियलिस्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, जिसमें लीग ऑफ नेशन बनती है, देन यूएनओ बनता है, उसके क्या क्या डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, एजेंसीज हैं, फिर कौन कौन से पैक्ट एंड ट्रीटीज किए जाते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, डिसआर्मामेंट के लिए, निरस्त्रीकरण के लिए, आर्म्स कंट्रोल के लिए, ठीक है, शस्त्रों को कंट्रोल करने के लिए, और सीटीबीटी, एनपीटी, ठीक है, पीटीबीटी, ये सारे जो, देन जो है वो सॉल्ट ट्रीटी, स्टार्ट ट्रीटी, ठीक है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, तो ये सारे जितने भी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, केमिकल वेपन कन्वेंशन है, जो अगेन यहाँ पर किसी ना किसी तरीके के वेपन को, मतलब जो हथियार हैं उनको ये कंट्रोल करने की बात करते हैं, ठीक है। देन रीजनल, क्षेत्रीय जो संस्थाएं हैं, जिसमें सार्क है, आसियान है, ब्रिक्स, नेटो, G20, इनसे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। 15वीं जो यूनिट है वो है कंटेम्पररी ग्लोबल इश्यूज, जिसमें कोल्ड वॉर एंड यूनिपोलर वर्ल्ड वाला जो पहला सिस्टम था, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो
मतलब कोल्ड वॉर से पहले जो है वो मल्टीपोलर था, देन जो है वो कोल्ड वॉर के टाइम पे बाइपोलर हुआ, फिर अगेन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो फिर यूनिपोलर सिस्टम आ गया, और अभी अगेन दोबारा से जो है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। देन नैम क्या है, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सुपर पावर्स कौन कौन से हैं, देन ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, इसमें अगेन आपका वर्ल्ड बैंक, गैट, WTO, IMF, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी संस्थाएं, इनका क्या रोल है, किस लिए बनाया गया है। देन आज के जो मुद्दे हैं जिसमें जो है वो ग्लोबलाइजेशन है, देन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, टेररिज्म, फेमिनिज्म, और उसके साथ साथ एनवायरमेंटलिज्म, ह्यूमन राइट्स, जो भी डिबेट चलती हैं मानवाधिकारों के अराउंड, और उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी जितने भी समिट होते हैं, जो भी ये नेगोशिएशन होते हैं, कॉप मीटिंग्स, उन सब से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। भारत की विदेश नीति, भारत और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब जो गरीब देश हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, विकासशील जो देश हैं, भारत किस तरीके से उनको लीड कर रहा है या उनका नेता बनना चाहता है, या फिर उनकी जो परेशानियां हैं उनको लेकर भारत एक आवाज उठाता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। तो कुछ बहुत ज्यादा वास नहीं है, आपको देख के जानबूझ के डराने के लिए ऐसा 15 यूनिट में तोड़ दिया है। इसको समेटा जाए तो ये हार्डली 8 से 10 यूनिट में ही ये सेग्रीगेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने 15 यूनिट में तोड़ा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्या अभी हम इसको कर सकते हैं? तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और दूसरी चीज जिसके अराउंड में बात करना चाहूंगा कि अगर आपने, वैसे तो आपने तैयारी की होगी, क्योंकि हम इतने टाइम से आप लोगों को बोल रहे थे कि आएगा आएगा, कुछ बच्चे हमें बोल रहे थे कि नहीं नहीं आप तो बस ऐसे ही बोलते रहते हो, हमने तब भी हम बच्चों को समझाते थे कि ठीक है भाई देखो, एट द एंड ये सरकार का फैसला है, उन्हीं को ही लेना है, ठीक है, हमारे हाथ में नहीं होता है। हम तो जो जो सरकारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं, लेकिन उसके बाद आना तो तय है, आज नहीं तो कल आएगा, बट उस टाइम पे आप अपनी तैयारी अभी करते रहो। तब ये नहीं होना चाहिए कि अरे भाई मैंने पढ़ लिया होता तो अब मतलब फिर मैं चूकता नहीं, तो आपको तैयारी अपनी रखनी थी। खैर, जिन्होंने नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, पेपर इसका अगले महीने होना है, और इसमें जो पासिंग जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही आसान है, 50% चाहिए आपको न्यूनतम। तो अगर आप 75 सवाल भी सही करते हो तो आप यहाँ पे पास हो, ठीक है। तो बहुत कोई हाईफाई नहीं है मतलब इसको क्वालिफाई करने का, बट आपका जो बड़ा टारगेट है, बड़ा गोल जो है वो आपका होना चाहिए क्या, BPSC। हमने तो ये BS टेट के लिए हमारे बैचेस भी हैं, हमने उसमें बोला भी है कि अगर आपका BS टेट क्वालिफाई नहीं होता है तो हम आपका पैसा लौटा देंगे। तो आप में से जो भी बच्चे उसमें तैयारी करना चाहते हैं, और इस गारंटी के साथ कि हाँ ठीक है, मतलब पैसा लौटाना आपका मोटिव नहीं होगा, और हमें भी पता है कि हमें लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमने इस तरीके का ऑफर दिया है आपको। तो अब फिर भी जो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उसको हम लौटा भी देंगे। तो कहने का मतलब ये है, आप भी पैसा लौटाने के लिए तो नहीं मतलब एनरोल करोगे, पास होने के लिए ही करोगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे इसमें एनरोल कर सकते हो। देन उसके बाद आपका जो बड़ा टारगेट है वो BS टेट नहीं BPSC होना चाहिए, ये तो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है तो। BPSC भी आपको अगले महीने नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और जल्दी ही उसका भी पेपर होने वाला है, और इस बार चूकना नहीं है, क्योंकि भाई TRE 4.0 आया है, 5.0 पता नहीं कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो भाई आर या पार वाली सिचुएशन होनी चाहिए, अगर मौका है हमारे पास तो हमें चूकना नहीं है, ठीक है। खैर, आप में से वो बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, या फिर मैं एक बार बैचेस के बारे में बता देता हूं, जिससे आप में से जो बच्चे पेड बैचेस में जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं वो मैं समझा देता हूं। तो एक तो ऐसा है कि जो बच्चे अभी तक रेगुलरली तैयारी कर रहे थे, जो हमारे साथ पढ़ रहे थे, उनका सिलेबस तो लगभग हो चुका है, ठीक है। देन जो बच्चे अभी ये सोचेंगे कि हाँ ठीक है अब मैं एनरोल कर लूँ, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा बिहार का टीचिंग महापैक। अगर आप बिहार के टीचिंग महापैक में जुड़ते हो तो उसमें आपका BS टेट का भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, और जो BPSC TRE 4.0 का जो बैच है सेपरेट, उसमें आपको लाइव क्लासेस चलती हुई मिलेंगी। तो आपको 2 सेपरेट बैच मिलेंगे। अगले महीना जो पेपर है उसके लिए आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, डेली आप 3-3, 4-4 क्लास देखो, सिलेबस कंप्लीट करो और अपना 50% के साथ BS टेट क्वालिफाई करो। देन उसके बाद आपके पास बचेंगे करीब 2.5 से 3 महीना, ठीक है, मतलब अक्टूबर तो हो ही जाएगा, तो अक्टूबर आधा, देन उसके बाद जो है वो नवंबर, और दिसंबर में कब होता है पेपर तो मोस्टली मिड या एंड तक होगा। तो अगेन आपके पास मोटा मोटी 2-2.5 महीना है। 2-2.5 महीना में आप वहां पर भी 3-3, 4-4 क्लासेस करके लाइव एंड रिकॉर्डेड जो भी है ऐसा करके फिर आप वो सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो आपको बैच तक कैसे पहुंचना है वो मैं दिखा देता हूं। आपको जाना है अड्डा की वेबसाइट पे, यहां पर जाना है आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे। आप जैसे ही क्लिक करोगे ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, देन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स कैटेगरी में आप यहाँ पे टीचिंग कैटेगरी में जाएंगे। टीचिंग में जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे हैं टीचिंग महापैक, ठीक है। टीचिंग महापैक में आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टीचिंग महापैक दिख जाएगा, जहां पर ये है बिहार शिक्षक भर्ती का टीचिंग महापैक, जिसमें बिहार एस्टेट भी है, TRE 4.0 एंड 5.0 अगर आया या फिर जब भी आएगा
तो उसकी तैयारी के लिए आप कम से कम आप यहाँ पर अपने आप को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिहार का महापैक है, इसमें अगर आप एनरोल करते हो तो दोनों ही बैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें अभी ऑफर भी चल रहा है, डबल वैलिडिटी, मतलब आप समझो कि 24 महीने के लिए ये अब तक का सबसे सस्ता प्राइस है बच्चा, इससे सस्ता तो अब मुश्किल ही है। ठीक है, 24 महीने के लिए आपको 2900 रुपए में ये बैच मिल रहा है। ठीक है, 2989 रुपए में। ये और भी कम हो जाएगा अगर आप यहाँ पे फैकल्टी कूपन कोड डालते हो YT14। ठीक है, अगर आप यहाँ पे YT14 लिख देते हो कोर्स को परचेज करते टाइम, तो ये और सस्ता हो जाएगा। ये 2729 रुपए में ये आपको मिल जाएगा 24 महीने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे 24 महीने के लिए नहीं चाहिए, मुझे 12 महीने के लिए ही चाहिए, तो ये और कम हो जाएगा, 2299 दिखा रहा है। और इसको अगेन आप फिर से इसमें YT14 यूज करो तो ये और कम हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितने का, 2099 रुपए का। आप इसको अगर ऐप के थ्रू परचेज करते हो तो वहां पे आपके कुछ कॉइन्स वगैरह होंगे, तो उसमें ये और आपका 150 रुपए कम हो जाएगा। तो करीब करीब ये 2000 के आसपास का बैच पड़ेगा 12 महीने के लिए। 12 महीने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, तो अगर आप डेडिकेटेड हो, मौका नहीं छोड़ना चाहते हो, बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हो, तो ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी अड्डा की तरफ से जो भी हेल्प होगी वो हम अपनी तरफ से करते ही रहते हैं। यूट्यूब पे भी सेशंस चलते हैं, देन पेड में भी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। ये बैचेस बाइलिंगुअल हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हैं। आप में से जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा उसको मैं पर्सनली सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो अगेन बच्चा बैच हम आपको इसलिए दिखाते हैं कि जो बच्चे सच में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ पाएं। कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको लगता है कि मैं खुद से कर सकता हूं तो ठीक है, खुद से कर लो। हमने आपको कोई बंदूक नहीं दिखाई है। आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे टीचर चाहिए जो मुझे समझा दे और बेहतर तरीके से मेरे इस रास्ते को आसान कर दे, इस जर्नी को, तो आप इस बैच में जुड़ सकते हो। उसके लिए फिर हम लोग हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं इसको खत्म करना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो और अपनी सीट सिक्योर करो, अपने घर वालों को भी प्राउड फील कराओ, हमें भी प्राउड फील कराओ, और खुद के लिए एक बेहतर नौकरी और एक बेहतर लाइफ जो है वो सिक्योर करो। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइस टुमारो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।